आज तक रेडियो सुनता है सारा जहां। ज्ञान ध्यान। अमेरिका में चुनाव का माहौल बहुत जोरों पर है। अखबार से लेकर टीवी तक राष्ट्रपति ट्रंप और जो बाइडेन के बयानों को लेकर चर्चा हो रही है। साथ ही ये भी बात चल रही है कि किसके राष्ट्रपति बनने से भारत को फायदा होगा। भारत और अमेरिका दोनों में ही लोकतंत्र है, दोनों जगह राष्ट्रपति भी हैं, पर राष्ट्रपति पद की चुनाव प्रक्रिया बिल्कुल अलग है। दुनिया का सबसे ताकतवर देश अमेरिका और उस पर राज करने वाला राष्ट्रपति सबसे ताकतवर माना जाता है। ऐसे में अमेरिका का प्रेसिडेंट कौन बनता है, इस पर सभी की नजर टिकी हुई है। पर आपने कभी ये सोचा है कि आखिर अमेरिका में चुनाव कैसे होते हैं? राष्ट्रपति पद के चुनाव की प्रक्रिया क्या है? तो आज के ज्ञान ध्यान में हम बात करेंगे निशांत जी से और उनसे जानेंगे यूएस इलेक्शन से जुड़े कई सवालों के बारे में। मेरा नाम है प्रगति। नमस्कार निशांत जी। नमस्कार सर, सबसे पहले मेरा ये सवाल है कि यूएस इलेक्शन को लेकर एक ब्रीफ की बात करें तो आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, विश्व के सबसे शक्तिशाली देश में ये इलेक्शन हो रहा है और पूरी विश्व राजनीति की दिशा और दशा दोनों तय करने की जो भूमिका होगी वो इस इलेक्शन पर टिकी हुई है। और कोविड-19 के बाद का जो हम वर्ल्ड ऑर्डर की बात करते हैं, उस वर्ल्ड ऑर्डर में जो आ रहे चेंजेस हैं उसमें अब अमेरिका किस तरह की भूमिका निभाएगा, ये इलेक्शन ये तय करने वाले हैं। क्योंकि जो भी प्रत्याशी जीत के पहुंचता है, अगर ट्रंप जीत के पहुंचते हैं तो रणनीति कुछ अलग होगी, अगर बाइडेन जीत के पहुंचते हैं तो रणनीति कुछ अलग होगी। तो डिपेंड अब बहुत कुछ विश्व राजनीति भी करेगी। और आप जानते हैं कि विश्व के सुपर पावर के रूप में अमेरिका की भूमिका वैश्विक स्तर पर बहुत महत्वपूर्ण है। तो इस इलेक्शन पर सभी की निगाहें हैं, पूरे विश्व की निगाहें हैं और भारत भी इस इलेक्शन से प्रभावित होगा। तो हम भी देख रहे हैं कि आखिर परिणाम किस प्रकार के निकल कर आने वाले हैं। सर, मेरे मन में जो यूएस इलेक्शन से रिलेटेड सवाल आते हैं सबसे पहले कि इससे जुड़ी आम बातें क्या हैं? कौन चुनाव लड़ सकता है? चुनाव में खड़े प्रत्याशी की उम्र कितनी होती है? वोट कौन ले सकता है? तो जरा इस पर प्रकाश डालें। जी बिल्कुल। देखिए, जो यूएस का इलेक्शन प्रक्रिया है उसमें 2-3 चीजें जो प्रत्याशी चुनाव लड़ सकते हैं उनके लिए जरूरी हैं, जो शर्तें योग्यताएं संविधान में तय की गई हैं। बेसिकली एक तो जन्म से नागरिक होना बहुत जरूरी है। ये भारत से बहुत डिफर है मामला, क्योंकि भारत में जहां तक बात है, चाहे आप किसी भी पद के लिए चुनाव लड़ रहे हो, राष्ट्रपति हो, प्रधानमंत्री, मतलब आप सांसद के रूप में चुनाव लड़ते हैं या प्रधानमंत्री के रूप में आप नियुक्ति प्राप्त करते हैं, तो चाहे सांसदी का चुनाव हो चाहे राष्ट्रपति का चुनाव हो, भारत में प्रक्रिया ये है कि भारत का नागरिक होना चाहिए। चाहे पंजीकरण से नागरिक बन जाए, देशीकरण से नागरिक बन जाए, जन्म से हो, वंश से हो। हमारे यहाँ नागरिकता के कई तरीके हैं, जो उन तरीकों में से चाहे जैसे नागरिकता प्राप्त की हो। लेकिन अमेरिकी चुनाव की बात करें तो अमेरिका में यह शर्त है कि जन्म से जो नागरिक होगा वही अमेरिकी राष्ट्रपति के रूप में चुना जा सकता है। दूसरी महत्वपूर्ण बात है कि 35 वर्ष की आयु, जो कि भारत और अमेरिका अगर दोनों की तुलना करें तो दोनों जगह सेम है। आयु के मामले में 35 वर्ष की एक मिनिमम एज तय की गई है कि इतनी आयु तो होनी चाहिए, इससे अधिक होगा तो ज्यादा बेहतर है। हालांकि अमेरिकी चुनाव में ये पहली बार है कि जब दोनों ही प्रत्याशी 70 वर्ष से अधिक आयु के हैं। सामान्य तौर से 50-55 वर्ष की आयु के व्यक्ति चुनाव लड़ते हैं, लेकिन ये पहली बार हुआ है। तो 35 प्लस की आयु होनी चाहिए। तीसरा जो सबसे महत्वपूर्ण शर्त है वो शर्त ये है कि 14 वर्ष तक उसे अमेरिका में निवास करना चाहिए, तभी वो चुनाव लड़ सकता है। यानी अमेरिकी पूरी राजनीति से, अमेरिकी संस्कृति से, अमेरिका के जो सामाजिक व्यवस्था है उससे वो परिचित हो, तभी वो चुनाव लड़ सकता है। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण शर्त है कि 14 वर्ष तक लगातार उसका निवास रहा हो अमेरिका के अंदर, तो चुनाव में हिस्सेदारी करेगा। तो ये 3 प्रमुख शर्तें हैं जो अमेरिकी प्रत्याशी के लिए निर्धारित हैं। रही बात वोटिंग की, तो वोटिंग चूंकि इनडायरेक्ट वोटिंग है, तो जनता जो भी 18 वर्ष या उससे अधिक आयु की है तो वो वोट करती है इलेक्टोरल कॉलेज के लिए। थोड़ा प्रोसेस इसका डिफरेंट है, इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है। हाँ सर, मेरा अगला सवाल इसी पर था कि अमेरिका में जो इलेक्शंस होते हैं उसकी प्रोसेस क्या होती है, मतलब कैसे चुनाव प्रक्रिया चलती है उसमें? जी, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स प्रोसेस के साथ चलता है ये चुनाव। और इनडायरेक्ट इलेक्शन जब हम कहते हैं तो उसका तात्पर्य ये होता है, उसका अर्थ ही निकल के आता है कि जनता सीधे भागीदारी नहीं करती है।
और जनता के प्रतिनिधि चुनाव में भागीदारी करते हैं। जनता अपने लिए एक प्रतिनिधि चुन देती है और वो प्रतिनिधि जाएगा और जनता की तरफ से जनता के प्रतिनिधि के रूप में वोट करेगा यूएस के प्रेसिडेंट के लिए। तो बेसिकली इस प्रोसेस के पीछे जो अपना रीजन होता है, हर देश में अलग अलग है। अमेरिका में संभवतः जो रहा होगा कि जिस दौर में अमेरिकी चुनाव की प्रक्रिया चालू हुई थी उस समय अमेरिका के अंदर जो साक्षरता दर रही होगी वो उतनी बेहतर नहीं थी। फिर स्टेट बहुत बड़ा था, 13 राज्य हालांकि शुरुआत में थे, लेकिन धीमे धीमे ये संख्या बढ़ती गई। तो बड़ी जनसंख्या को उत्तर अमेरिका का व्यक्ति जो है वो दक्षिणी अमेरिका में जाकर, दक्षिणी अमेरिका मतलब मैं अमेरिका के अंदर की बात कर रहा हूँ, असल में कॉन्टिनेंट उत्तर और दक्षिण अमेरिका है उसकी बात नहीं हो रही है। लेकिन चूंकि अमेरिका एज अ कंट्री जब आप बात करते हैं तो उसमें भी पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण है। तो एक प्रत्याशी मान लीजिए कि जो पूर्वी अमेरिका में निवास करता है तो हो सकता है उसके बारे में पश्चिमी अमेरिका के लोगों तक सूचना ना हो। तो कि कोई कुछ लोग जरूर होंगे उस प्रत्याशी के बारे में बेहतर जानने समझने वाले, तो वो अपनी जनता को समझाएं और प्रतिनिधि के रूप में वो पहुंचे और वोट करें, ये ज्यादा बेहतर व्यवस्था समझी गई होगी। तो जहां तक ये बात रखी गई कि इनडायरेक्ट इलेक्शन को चुना गया और जनता अपने प्रतिनिधि चुने और वो प्रतिनिधि जाकर वोट करें, लेकिन ये प्रक्रिया इतनी आसान नहीं है। ये चुनाव, हाँ, मैंने वही पढ़ते वक्त मुझे यही कंफ्यूजन होने लगी थी जी कि कितनी प्रोसेसेस हैं, मतलब किस तरह है और ये भारत से कितना अलग लेकर जाता है। भारत की तुलना में ये प्रोसेस बहुत अलग है। देखिए, दोनों जगह की शासन व्यवस्था की जो बेसिकली संरचना है वही अलग है। अमेरिका एक अध्यक्षीय शासन व्यवस्था वाला देश है जहां राष्ट्रपति ही राष्ट्राध्यक्ष भी है और राष्ट्रपति ही सरकार का प्रमुख भी है, यानी सबसे शक्तिशाली व्यक्ति के रूप में वहां जो चुना जाता है वो राष्ट्रपति होता है। वो देश को भी रिप्रेजेंट कर रहा है, वो सरकार को भी रिप्रेजेंट कर रहा है और सारी एग्जीक्यूटिव पावर यूज करेगा और वो डिफेक्टो पावर यूज करता है। तो ये अपने आप में क्या है कि भारत के राष्ट्रपति की तुलना में बिल्कुल अलग मामला है। भारत में जो राष्ट्रपति है वो डिजूरे है, डिजूरे बोलते हैं, मतलब वो एक अलंकारिक प्रधान है, नाम मात्र का प्रधान है और देश के प्रधान के रूप में जाना जाता है। लेकिन जहां तक कार्यकारी शक्तियों के प्रयोग की बात की जाए तो वो प्रधानमंत्री और उसकी मंत्रिपरिषद करती है। तो अगर हम शक्ति की तुलना करें तो सरकार के प्रमुख के रूप में जो भारत में प्रधानमंत्री की स्थिति है वही अमेरिका में राष्ट्रपति को शक्तियां प्राप्त हैं। तो अमेरिकी राष्ट्रपति देखा जाए तो बहुत शक्तिशाली है और भारतीय राष्ट्रपति उस तुलना में बहुत कमजोर दिखाई देता है क्योंकि वो खुद शक्तियों का प्रयोग नहीं कर सकता। तो भारत के साथ तुलना राष्ट्रपति के मामले में तो नहीं हो सकती है और दोनों व्यवस्थाएं बड़ी भिन्न है। अब रही बात अमेरिका के चुनाव प्रक्रिया की, तो देखिए अमेरिकी चुनाव प्रक्रिया जो शुरू होती है बड़ा डेमोक्रेटिक मामला है, कुछ कॉम्प्लेक्स के साथ है। तो क्या है कि वहां चुनाव लगभग आप मान के चलिए कि 1.5 साल पहले से शुरू हो जाता है और उसके पीछे जो रीजन है कि एक डेमोक्रेटिक मैनर में चीजें आए। जैसे आप भारतीय पहले चीजों को समझिए कि भारत में प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति की ही बात कर लीजिए तो कौन बनेगा ये जनता अपनी तरफ से नहीं तय करती है। जनता की तरफ से जो राजनीतिक दल हमारे यहाँ प्रतिनिधि के रूप में है वो तय नहीं करते हैं कि 4 प्रत्याशियों में कौन सा प्रत्याशी है जिसे हम मौका देंगे चुनाव लड़ने का। हमारे यहाँ क्या होता है कि अचानक एक राष्ट्रपति ढूंढ लिया गया कि अच्छा इसको बना दिया जाएगा, आपने उसका नाम भी नहीं सुना हो, अचानक राष्ट्रपति बन जाता है। प्रधानमंत्री अचानक उभर के आता है या पहले से ही तय होता है कि भाई ये तो दल में पहले से ही इसके चेहरा ऐसा है कि जिसको हम प्रधानमंत्री के रूप में ही बनाएंगे। अमेरिकी प्रक्रिया थोड़ी अलग है। अमेरिका में क्या होता है कि दल के अंदर जितने लोग इच्छा रखते हैं कि उनको राष्ट्रपति बनना है उनसे अधिकार है कि वो अपनी इच्छा जाहिर करें। और ये प्रक्रिया जैसे मान लीजिए 2020 में अभी 3 नवंबर को इलेक्शन डे जिसे बोलते हैं वो मतदान होगा इलेक्टोरल कॉलेज का। तो ये प्रक्रिया शुरू हो गई थी 2019 के मार्च अप्रैल में ही और उस समय जितने लोग चुनाव लड़ना चाहते थे राष्ट्रपति के, किसी भी दल का, डेमोक्रेटिक हो, रिपब्लिकन हो, ग्रीन पार्टी के हो, किसी भी दल के हो, वो अपनी अपनी इच्छा जाहिर करेंगे। अब डेमोक्रेटिक से हो सकता है कि 4-5 लोग अपना नाम दें कि भाई हमें चुनाव लड़ना है और हम राष्ट्रपति बनना चाहते हैं। इसी तरह रिपब्लिकन में भी 7-8 लोग होंगे जो कहेंगे कि हमें राष्ट्रपति बनने का मन है। अब उसमें एक जो बिडेन भी है। तो अब इन सब के बीच में से पार्टी तय करेगी कि आखिर इनमें से हम किसे चुनकर भेजें और राष्ट्रपति पद का प्रत्याशी अपने दल की तरफ से बनाएं।
और ये प्रक्रिया बड़ी लोकतांत्रिक होती है। इसमें दल के जितने कार्यकर्ता होते हैं वो मतदान करके ये बताते हैं कि भाई हमारा प्रत्याशी एक्स व्यक्ति होना चाहिए। वो भी 2 चरणों में होता है। तो जो आप अभी सुनते हैं कि भाई प्राइमरी हो रहा है, कॉकेसस हो रहा है, ये पहला चरण। ये जो दोनों शब्द हैं ये मुझे बहुत मतलब ऊपर से जाते हुए शब्द लगे। जरा इस पर जोर डालिए, क्या है ये दोनों शब्द और इनके क्या मतलब हैं? जी, ऊपर से तो इसलिए चले जाते हैं क्योंकि हम लोग की प्रक्रिया है नहीं इस तरह की, तो कई बार हम परिचित नहीं हो पाते हैं। लेकिन देखिए, बड़ा सीधा सा मामला है। मान लीजिए डेमोक्रेटिक पार्टी में 5 प्रत्याशी हैं जिनको राष्ट्रपति बनने की इच्छा है। तो अब इन 5 में से 2 ही 3 लोगों का नाम सजेस्ट किया जा सकता है आगे। 1-2 प्रत्याशी तो ऐसे होंगे जिनकी इच्छा है लेकिन उनको कोई जानता नहीं है। ऐसी भी स्थितियां आ सकती हैं। तो होता क्या है कि प्राइमरी या कॉकेसस दोनों एक ही तरह की चीज है, अलग अलग स्टेट में अलग प्रक्रिया अपनाई जाती है। दरअसल एक संघात्मक ढांचा है और स्टेट की शक्ति थोड़ी ज्यादा फेडरल स्ट्रक्चर में होती है। तो स्टेट के पास ये सुविधा है कि वो चाहे तो अपनी तरफ से कुछ नियम कानून इस तरह प्रक्रिया के लिए बना ले। तो कई स्टेट हैं जो क्या करते हैं, वो प्राइमरी आयोजित करवाते हैं। यानी वो करते हैं कि राजनीतिक दल जैसे डेमोक्रेटिक पार्टी या रिपब्लिकन पार्टी, इनके कार्यकर्ता जो प्रत्याशी नाम अपना देना चाहते हैं उनमें से अपनी पसंद के 2-3 प्रत्याशियों को चुनकर और आगे भेज दें। तो होता क्या है, प्राइमरी में राजनीतिक दल के लोग अब ABCDE इन 5 में से चुनना है उनको, तो वो जाएंगे और वोट करेंगे बैलेट पेपर पर, और राज्य इसको आयोजित करवाता है। राज्य इस पूरे चुनाव को आयोजित कराएगा अपने खर्चे पे। तो होता क्या है कि वो जाएंगे बैलेट पे लिखेंगे और उन्होंने मान लिया चूज किया कि भाई A और B ही इस योग्य हैं जिनको हम राष्ट्रपति बनाने के लिए पक्ष में हैं। तो ये 2 लोगों का नाम अब आगे प्रेषित किया जाएगा पार्टी के अपने नेशनल कन्वेंशन में। तो ये प्राइमरी में होता है बैलेट पेपर के थ्रू, और राज्य इसमें बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। प्राइमरी में अब A और B 2 प्रत्याशियों को चुनकर जो है राजनीतिक दलों ने भेज दिया। वहां राज्य ने अपनी भूमिका निभाई और राज्य ने क्या किया कि इस पूरे चुनाव को आयोजित कराया राजनीतिक दलों के लिए। इसी तरह कुछ राज्य ऐसे हैं जहां पर राज्य का हस्तक्षेप नहीं होता, पार्टी खुद क्या करती है, वो मीटिंग आयोजित करवाती है, उसमें हाथ रेज करवा लिया जाता है। और प्रत्याशियों में जैसे A को कौन कौन भेजना चाहता है, या मान लीजिए दूसरी पार्टी है रिपब्लिकन है तो XYZ 3 कैंडिडेट में से किन 2 को भेजना चाहते हैं, तो पार्टी कार्यकर्ता X और Y के लिए हाथ उठाते हैं। तो जिसकी काउंटिंग ज्यादा है उसका नाम आगे नेशनल कन्वेंशन जो पार्टी का होगा उसके लिए भेज दिया जाएगा। तो पार्टी नेशनल कन्वेंशन के लिए नाम भेजा जाता है आगे। तो बेसिकली प्राइमरी और कॉकेसस का जो अपना पर्पस है, वो पर्पस ये है कि जो पार्टी में 8-10 नाम थे जिन्होंने ये कहा था हमें चुनाव लड़ना है, तो दल के कार्यकर्ता उनमें से 2-3 ऐसे प्रत्याशी जिन्हें वो योग्य मानते हैं उनका नाम आगे नेशनल कन्वेंशन के लिए भेज दें। अब जब ये बेसिक काम खत्म हो जाएगा तब दोनों दल जो भी और भी दल हैं, 2 प्रमुख दल हैं चूंकि वहां पर डेमोक्रेटिक और रिपब्लिकन, और कई और भी दल हैं, ग्रीन पार्टी वगैरह भी हैं, ये लोग अपने अपना नेशनल कन्वेंशन आयोजित करते हैं। और ये कन्वेंशन लगभग जो है ये मान के चलिए कि जून-जुलाई में आपका 2019 में कंडक्ट हुआ था आपका प्राइमरी और कॉकेसस, और इसके ऑलमोस्ट 1 साल बाद जो है वो कंडक्ट हुआ आपका अगस्त-सितंबर में आते-आते 2020 में। वो फाइनली कि कौन सा प्रत्याशी जाएगा उसके लिए नेशनल कन्वेंशन होता है पार्टी का। तो ये A और B 2 कैंडिडेट हैं जो नेशनल कन्वेंशन के लिए पहुंचे हैं, और इन दोनों में से ही अब किसी एक को चुनना है। तो नेशनल कन्वेंशन में अब इन दोनों का भाषण होगा और इन दोनों में से पार्टी के जो मेंबर्स होंगे अलग अलग स्टेट्स के, वो बताएंगे कि हम एक व्यक्ति कौन है जिसे हम आगे भेजना चाहते हैं। तो अब डेमोक्रेटिक में मान लिया जो बिडेन का नाम क्या कर दिया गया, वो फाइनलाइज कर दिया गया नेशनल कन्वेंशन के थ्रू, ये वाला जो प्रत्याशी है वो हमारा प्रत्याशी रहेगा। फिर वो एक एक्सेप्टेंस स्पीच देगा कि हाँ ठीक है मैं प्रत्याशी बनने के लिए तैयार हूं, और उसको अब टिकट दे दिया जाएगा राष्ट्रपति के पद के लिए। तो पहली प्रक्रिया शुरू होती है दल के भीतर, और दल के भीतर दल के कार्यकर्ता अपने पसंद के एक व्यक्ति को चुन सकें, ये पूरी व्यवस्था प्राइमरी, कॉकेसस और नेशनल कन्वेंशन के थ्रू तय की जाती है। तो यहां तक आपका एक स्टेप आ जाता है।
अगर हम यहाँ के चुनावी प्रक्रिया की बात करें तो इससे बहुत ज्यादा अलग है, मतलब बहुत ही ज्यादा जी अलग। बिल्कुल। देखिए यहाँ मैं जो क्लियर करना चाहूंगा अपने श्रोताओं को भी कि बेसिकली क्या होता है कि भारत के अंदर आप दल में जैसे प्रधानमंत्री किसे बना, भारत का भाई प्रधानमंत्री ही उतना शक्तिशाली, तो जनरली दल के कार्यकर्ता वोट नहीं करते। एक चेहरा अचानक आ जाता है या पहले से कोई चेहरा प्रचलित है, बस वही चेहरा आगे बढ़ा दिया जाता है। तो दल के कार्यकर्ताओं को अधिकार नहीं है कि वो चुने कि हमारा एक जो हम पसंद का व्यक्ति होगा वो प्रधानमंत्री बने। दरअसल एक चेहरे को जिसको ज्यादा प्रभाव है, जिसका प्रभुत्व है, व्यक्तित्व चमत्कारिक है, वही क्या हो जाता है, नाम आगे बढ़ जाता। तो लोकतंत्र की बात अगर हम करें तो पार्टी लोकतंत्र वो हमें इस चुनाव में जो अमेरिका के अंदर हो रहा है राष्ट्रपति का, ज्यादा बेहतर दिखाई देता है भारत की तुलना में। अब जो दूसरा स्टेप है वो भी बड़ा डेमोक्रेटिक मामला है। यहाँ पर जो दूसरा स्टेप होता है उस स्टेप में अब आप देखेंगे कि टीवी डिबेट्स वगैरह कराई जाती हैं। क्या मतलब उसका क्या खास महत्व है? बहुत अच्छा लगता है सुनने में कि हाँ आज इन्होंने ये बोला डिबेट में, आज इन्होंने ये बोला, तो वो क्या होता है उसका पूरा प्रोसेस? देखिए बेसिकली क्या था कि ये वहां पर बेहतर माना गया कि दो प्रत्याशी जो भी चुने जाने के लिए आगे बढ़ के आ रहे हैं अलग अलग दल से, वो खुद एक साथ संबोधित कर रहे हैं और वो जनता तक ये मैसेज क्रिएट हो, रादर देन आप रैली आयोजित करवाएं और पार्टी का कैंपेनिंग चलती है, उनके यहाँ भी चलती है कैंपेनिंग, बट इट इज नॉट लाइक कि इंडिया में जैसे चल रही है उस तरीके से। वहां ये किया जाता है, प्रत्याशियों को आमने सामने खड़ा कर दिया जाता है और ये टीवी डिबेट का एक प्रचलन वहां शुरू हुआ और उसमें इवन जो प्रमुख दल हैं दोनों, उन्होंने मिलकर एक कमीशन भी, एक एनजीओ भी फॉर्म किया हुआ है और वो कमीशन क्या करता है, ये टीवी डिबेट्स वगैरह ऑर्गेनाइज कराता है, उसमें फंडिंग वगैरह होती रहती है और 4 साल में एक बार उसकी जिम्मेदारी है कि वो अपने खर्चे पर एटलीस्ट 3 डिबेट वो कंडक्ट कराता है, जो दोनों प्रत्याशी और दो क्या मतलब अलग अलग दल के जो भी प्रत्याशी हैं 4-5 हों, लेकिन 2 प्रमुख दल के हम लोग ज्यादा उसके टच में रहते हैं, डेमोक्रेटिक और रिपब्लिकन। तो एनीवे इन दलों के प्रत्याशियों को मौका दिया जाता है कि वो आप जनता को एड्रेस करें थ्रू टीवी डिबेट और ये एक साथ मंच आप साझा करेंगे, यानी एक व्यक्ति बोले और उसके बाद तुरंत आकर दूसरा बोले। तो ये बड़ा क्रूशियल होता है क्योंकि इसमें क्या है कि आपकी पॉलिसीज क्या हैं, आप किस तरह से अमेरिका को आगे बढ़ाने का प्रयास करना चाहते हैं, जो देश के अंदर अगर रिसेंटमेंट्स हैं तो उसको कैसे एड्रेस करना चाहते हैं, चैलेंजेस को कैसे मीट आउट करेंगे, ये दोनों प्रत्याशी पैरेलली क्या करते हैं, वो संबोधित करते हैं, या 2 से अधिक हैं तो सारे प्रत्याशी वो पैरेलल बोलते हैं। तो इससे क्या है कि एक डिबेट बड़ी हेल्दी होती है और उस हेल्दी डिबेट से जनता को भी पता चलता है कि एक्चुअल में हमारे सामने जो प्रत्याशी खड़े हैं वो किस डायरेक्शन में चीजों को ले जाना चाहते हैं। ये अपने आप में बड़ा अनोखा है कि 2 विरोधी दल के लोग एक साथ मंच साझा करें और देश की जनता को वो संबोधित करें। 3 डिबेट्स ये प्रेसिडेंट के लिए होती हैं और एक वाइस प्रेसिडेंट की डिबेट होती है, क्योंकि प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट वो एक ही चुनाव से चुना जाएगा। तो ये टीवी डिबेट का मामला है और बड़ा वहां के संदर्भ में बड़ा महत्वपूर्ण मामला। अब यहाँ पर जब ये डिबेट और कैंपेनिंग होती है तो इस डिबेट और कैंपेनिंग के थ्रू अपने पक्ष में माहौल बनाने का प्रयास होता है। अब आप जानते हैं अमेरिका में 50 स्टेट हैं वर्तमान में और इन 50 स्टेट में कई स्टेट ऐसे हैं जहां पर रिपब्लिकन का होल्ड है और जहां जहां जैसे टेक्सास वो रिपब्लिकन का गढ़ माना जाता है। तो रिपब्लिकन जहां होल्ड है उन्हें रेड स्टेट बोलते हैं। वहां तय होता है कि मतलब रिपब्लिकन का ही कैंडिडेट जीतेगा, ऑलमोस्ट उसी की जीत पक्की होती है। तो कुछ स्टेट फिक्स हैं, वो रिपब्लिकन स्टेट बोले जाते हैं। कुछ डेमोक्रेटिक के गढ़ माने जाते हैं, वहां से डेमोक्रेटिक कैंडिडेट ही जीतता है और उनको बोलते हैं ब्लू स्टेट। और तीसरे तरह का स्टेट होता है उसको बोलते हैं पर्पल स्टेट। पर्पल स्टेट वो स्टेट है जहां स्विंग स्टेट भी बोलते हैं या बैटल ग्राउंड स्टेट बोलते हैं, मतलब वहां की जनता किसी भी फेवर में जा सकती है, जो उस समय मजबूत प्रत्याशी हुआ या जहां थोड़ा इमोशनल मामला आ गया तो उन्हीं को वोट कर दिया। तो आप बिडेन के पक्ष में भी जा सकते हैं और ट्रंप के पक्ष में भी जा सकते हैं। इन्हें बैटल ग्राउंड स्टेट या स्विंग स्टेट बोलते हैं। इनकी संख्या 10 से 12 है। अब जो कैंपेनिंग होती है, दरअसल वो कैंपेनिंग इन्हीं स्टेट में सबसे ज्यादा होती है, क्योंकि जहां गढ़ है वहां ये मान के ही चलते हैं कि हम लोग जीतेंगे ही। जहां स्विंग वाला मामला है वो तय कर देगा कि कौन सा कैंडिडेट चुनाव जीत पाएगा।
तो सारी ताकत जो झोंकी जाती है वो इन्हीं स्टेट्स में डाली जाती है। और यहाँ भारतीयों की भूमिका भी बड़े महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि जो भारतीय मूल के लोग यहाँ रह रहे हैं वो किसे वोट करेंगे, ये अब कम से कम पिछले 1-2 दशक में तो बहुत महत्वपूर्ण बनता चला जा रहा है। और भारत की भूमिका जिस तरह से बढ़ रही है उसको देखते हुए तो और भी महत्वपूर्ण है। तो इसीलिए आप देख रहे हैं भारतीय मूल को लोगों को रिझाने के लिए बड़े बड़े कोशिशें चल रही हैं, नाम दिए जा रहे हैं और कैंडिडेट्स और कैंपेनर उसी तरीके से चूज किए जा रहे हैं। अब ये जो मामला है यहाँ पर थोड़ा सा इनका कॉम्प्लेक्स वाला मामला आ जाता है और बड़ा विचित्र सा इस पूरे चुनाव के अंदर प्रक्रिया है। वो ये है कि जब वोटिंग होगी, अब इलेक्शन डे 3 तारीख की जो वोटिंग हो रही है, इस वोटिंग में एक थोड़ा सा यहाँ पर कॉम्प्लेक्सिटी देखने को मिलेगी आपको। वो ये है कि स्टेट्स के अंदर एक मतलब करीब 48 स्टेट्स हैं ऐसे जहां पर ये प्रोविजन अपनाया जाता है कि विनर्स टेक द ऑल, यानी जिसे सबसे ज्यादा परसेंटेज ऑफ वोट मिलेंगे वो उस स्टेट की सारी सीट ले जाएगा। अब मामला क्या है, यहाँ पर जितने स्टेट्स हैं उन स्टेट्स में जो नंबर ऑफ सीट्स हैं वो डिसाइड होती हैं जो नंबर ऑफ सीट्स हैं आपकी जो आपका हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव है और सीनेट है उसके अकॉर्डिंग। तो हर स्टेट में अलग अलग नंबर ऑफ सीट्स होंगी। जैसे कैलिफोर्निया में 53 इलेक्टोरल कॉलेज के मेंबर चुने जाते हैं। हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव की चूंकि इतनी ही वहां पर संख्या है तो 53 मेंबर्स चुने जाएंगे, वो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव के अकॉर्डिंग चुने जाएंगे। 2 मेंबर सीनेट के अकॉर्डिंग चुने जाएंगे, यानी वहां की कुल स्ट्रेंथ है 55। अब जिसको भी सबसे ज्यादा वोट मिलेंगे, परसेंटेज ऑफ वोट, वो पूरी 55 सीट्स लेकर चला जाएगा। तो इट डजेंट मैटर कि दूसरे वाले को कितनी वोट मिले थे, उसको कोई सीट नहीं मिलेगी। तो अगर 1% वोट भी इधर उधर होता है तो पूरी सीट्स जो है वो एक खेमे में चली जाती है। तो अब आप समझ लीजिए कि अगर टेक्सास की बात करिए करीब 33-34 सीट वहां पर है ऑलमोस्ट। न्यूयॉर्क की बात कीजिए तो 29 सीट्स हैं। तो अगर इन स्टेट्स में जिसने भी एज ले ली उसको ये पूरी सीट्स मिल जाएंगी। और इसीलिए कई बार क्या होता है, स्विंग स्टेट्स ही तय कर देते हैं कि चुनाव कौन जीत रहा है और कौन हार रहा है। तो ये थोड़ा सा वहां विचित्र मामला है। एक स्टेट की सारी सीटें उसे ही मिलेंगी जिसे परसेंटेज ऑफ वोट सबसे ज्यादा मिले। मतलब एक तरीके से पूरा वोटिंग परसेंटेज ही बदल जाता होगा इसके बाद। जी बिल्कुल। इसमें जैसे लास्ट आप 2016 का इलेक्शन देखे तो ओवरऑल जो वोटिंग हुई उस वोटिंग में ऑलमोस्ट हिलेरी क्लिंटन को 48% के आसपास वोट मिले थे और डोनाल्ड ट्रंप को 46%। बट हुआ यह कि बड़े स्टेट्स में, क्योंकि देखिए वहां पर स्टेट्स की सीट्स अलग अलग हैं। अलास्का के पास सिर्फ 3 सीटें हैं और कैलिफोर्निया के पास 55 सीट्स हैं। तो अब आप अंतर समझिए कि 55 सीट और 3 सीट, तो 55 जिसके खाते में चली जाएगी उसकी जीत पक्की हो जाएगी और जिसके पास 3 सीट है वो वैसे ही हार रहा है। तो हुआ क्या, भले अलास्का में नंबर ऑफ वोट 97% ही मिल गए हो क्लिंटन को, लेकिन फिर भी वो हार जाएंगी क्योंकि आपने बड़े एरिया वाले सीट, बड़े स्टेट्स के सीट्स को क्या कर दिया, गंवा दिया है। तो डोनाल्ड ट्रंप को सिर्फ 46% ओवरऑल वोट मिले थे, लेकिन उनको बड़े स्टेट्स में एज मिल गई थी, इसलिए वो क्या हो गया, आसानी से चुनाव जीत गए। लगभग 304 सीट उनके पास थी। टोटल 538 वहां पर मेंबर्स इलेक्टोरल कॉलेज में चुने जाते हैं। उसके बारे में मैं अभी थोड़ा सा ब्रीफ कर देता हूं आपको। जो इलेक्टोरल कॉलेज होता है, इलेक्शन डे के दिन दरअसल इलेक्टोरल कॉलेज के लिए ही चुनाव हो रहा है। ये जो इलेक्टोरल कॉलेज है ये हर स्टेट के अंदर जो सीनेट और हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव की सीट है इनको जोड़कर जो संख्या आती है उतनी संख्या में चुने जाते हैं। तो जैसा अभी हमने बताया कि अलग अलग आपके जो अलग अलग स्टेट्स हैं वहां अलग अलग नंबर ऑफ सीट्स हैं। अलास्का के पास सिर्फ 3 सीट है, न्यूयॉर्क के पास 29 सीट है, करीब 33 या 35 सीट है ऑलमोस्ट टेक्सास के हाथ में, और इसी तरह कैलिफोर्निया के पास सबसे ज्यादा है, 55 सीट्स है। तो अब हर जगह अलग अलग नंबर ऑफ सीट्स क्या हैं वो हमको दिखाई देती हैं। तो यहाँ पर और 3 सीट होती हैं आपकी जो आपका वॉशिंगटन डीसी है उसके रिप्रेजेंटेटिव। वो एक डिस्ट्रिक्ट है छोटा सा और वो कंट्रोल्ड होता है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। वहाँ फेडरल सिस्टम, तो सेंट्रल गवर्नमेंट उसको कंट्रोल करती है, वो राजधानी भी है तो उसकी कंट्रोलिंग उनके हाथ में रहती है। तो जनरली पहले वो उनका वोट था नहीं, बाद में उनके वोट को भी ऐड किया गया है
और उनके वोट 3 जो कि सबसे कम वोट हैं किसी भी स्टेट के, वो रखे गए हैं। तो ओवरऑल 435 मेंबर हैं हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में, 100 मेंबर हैं हर स्टेट से 2 ये हैं सीनेट में, तो टोटल नंबर हो गए 535, और 3 सीट आपकी वॉशिंगटन डीसी की, तो ये हो गए 538। तो इलेक्टोरल कॉलेज के लिए 538 मेंबर चुने जाएंगे। दरअसल इन्हीं 538 मेंबर का इलेक्शन हो रहा है। अब इस इलेक्शन में होगा ये कि जब एक वोटर वोट करने जाएगा तो उसे जो लिस्ट दी जाएगी जिस पे उसको अपनी मोहर लगानी है, उसमें डोनाल्ड ट्रंप का नाम लिखा हुआ है, उसके नीचे उसके सपोर्टर जो हैं उसका नाम लिखा रहता है ब्रैकेट में, क्योंकि प्रत्याशी को ही लोग जानते हैं और लोकल प्रतिनिधि को कोई जानता नहीं है। तो आप वोट जो कर रहे हैं वो वोट करेंगे आप डोनाल्ड ट्रंप को, और डोनाल्ड ट्रंप के नाम पर वो वोट चला जाएगा। इसी तरह बिडेन के नाम पर वोट चला जाएगा। अब ये वोटिंग क्या होगी, यहां से इलेक्टोरल कॉलेज की हुई, तो इसमें ही तय हो जाता है कि अगर नंबर ऑफ सीट्स ज्यादा या जो इलेक्टोरल कॉलेज के मेंबर्स ज्यादा चुने गए हैं ट्रंप के नाम पर या बिडेन के नाम पर, तो फिक्स हो जाएगा कि इसका मतलब आगे जो फाइनल वोटिंग होने वाली है, फाइनल वोटिंग 3 तारीख को नहीं हो रही है, फाइनल वोटिंग अभी होगी जब इलेक्टोरल कॉलेज ये वोट करेगा, और वो वोटिंग होती है जो सेकेंड वेडनेसडे के बाद दिसंबर का फर्स्ट मंडे पड़ेगा उसमें होगी। मतलब वो बड़ा विचित्र मामला उन्होंने बना रखा है, उसमें लिख रखा है अपने संविधान में कि सेकेंड वेडनेसडे के बाद जो भी फर्स्ट मंडे दिसंबर का होगा उसी दिन वोटिंग होगी, और इस बार ये 14 दिसंबर को हो रहा है। तो इलेक्टोरल कॉलेज के मेंबर उस दिन जाकर वोट करेंगे, और उस दिन फाइनल वोटिंग के बाद तय होगा कि कौन प्रत्याशी है जो चुनाव जीत गया, वो फाइनली होगा। लेकिन चूंकि 3 नवंबर को ये तय हो जाएगा कि किसको सपोर्ट करने वाले इलेक्टोरल्स ज्यादा चुने गए हैं, इसलिए ये पता चल जाता है कि चुनाव दरअसल किसने जीता। तो अगर आप समझ पा रहे हो तो पूरी प्रक्रिया क्या है कि इलेक्टोरल कॉलेज में हम लोग जो चुन रहे हैं वो हमने चुना है अपने उन प्रतिनिधियों को जो हमारे वास्तविक प्रत्याशी को वोट करने वाले हैं। और चूंकि नंबर्स क्लियर हो जाएंगे कि भाई बिडेन के पक्ष में ज्यादा हैं या डोनाल्ड ट्रंप के, तो कल या 3 नवंबर को ये फाइनल हो जाएगा कि कौन सा प्रत्याशी चुनाव फाइनली जीतने वाला है और राष्ट्रपति के रूप में शपथ लेगा अमेरिका के। तो इसलिए इसे इलेक्शन डे को जजमेंट डे के तरह से हम देख सकते हैं। थैंक यू सो मच। आपने हमें यूएसए इलेक्शन से जुड़ी सारी बातें बताई और एक एक करके मेरे कंफ्यूजन को भी दूर किया, साथ ही साथ मुझे उम्मीद है हमारे लिसनर्स के भी कंफ्यूजन को दूर किया होगा। जी। तो ये था हमारा आज का ज्ञान ध्यान। आज हमने निशांत जी से यूएस इलेक्शन के बारे में बहुत सारी बातें जानी। आपको हमारा आज का ज्ञान ध्यान कैसा लगा हमें ईमेल करके जरूर बताएं। धन्यवाद। आज तक रेडियो aajtak.in/radio ये हमारा पता है, लेकिन हम आपके पसंदीदा ऑडियो प्लेटफॉर्म्स पर भी हैं। गूगल पॉडकास्ट, एप्पल पॉडकास्ट, स्पॉटिफाई, जियो सावन जैसे ठिकानों पर भी आप हमें सुन सकते हैं। और अगर YouTube आपकी पसंदीदा जगह है तो वहां पर भी हमें सब्सक्राइब कीजिए। आज तक रेडियो सुनता है सारा जहां।